ऐसी एंटिटी जो एक बार अगर आपके पीछे पड़ जाए तो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो आपको हर सुख सुविधा दे सकती है, जो मांगो वो दे सकती है, लेकिन बस वो आपकी आत्मा चाहती है। किसी भी कीमत पर वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं होती। जो खुद ये सिलेक्ट करती है कि उसे किसके पास जाना है, किसके पास रहना है और कब उसे छोड़ना है। अच्छे अच्छे तांत्रिक मौलवी और साधक उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं। तो आइए मिलते हैं आज उसी एंटिटी से। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियल हॉरर स्टोरीज। आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस लेकर। ये हंसा की शादी के बाद की पहली रात यानी उसकी सुहागरात थी और उसने अपने पति को लात मारकर बेड से नीचे फेंक दिया। उसने खाना खाना बंद कर दिया था। दोनों टाइम जैसे उसे भूख ही नहीं लगती थी। सब पूछते थे खाना खा लो, लेकिन वो बोलती थी कि खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है। इनकी मम्मी ने उसके पास गई और पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? तो हंसा बोलती है, मेरा पेट भरा रहता है, मैं सपने में सब कुछ खा लेती हूं। मुझे खाने में चिकन बिरयानी, रसगुल्ला, अलग अलग मिठाई, बहुत कुछ खाने को मिलता है। कोई आकर दे के जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सपने में खाकर जिंदा कैसे रह सकता है? और कौन है वो जो हंसा को हर रोज सपने में आकर खाना दे के जाता है? आइए जानते हैं हमारे आज के इस रियल हॉरर इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है रोहित ने। और यहां जो भी कुछ हुआ है वो इनके सगे मामा की बेटी हंसा यानी इनकी कजन सिस्टर के साथ हुआ है। ये लोग नेपाल बॉर्डर के पास इंडिया में बलरामपुर जिले के नारायणपुर गांव में रहते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 2008 से। हंसा का गांव नेपाल का बहादुरगंज जिला जो है उसके अंदर है और इनके गांव का नाम है पुठानिया। एक दिन की बात है, हंसा स्कूल से लौट रही थी और उसकी आदत थी, वो अच्छा खासा मेकअप किया करती थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज किया करती थी। तो स्कूल से लौटकर जब वो घर आई तो उसे बहुत हैवी सा फील होने लगा और उसका सर बहुत तेज दुखने लगा। वो सीधा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और कुछ ही देर के बाद उसको फीवर भी आ गया, बहुत तेज। घर वालों ने चेक किया, वो गए नॉर्मल मेडिकल शॉप से फीवर की दवा लेकर आए, उसे दवा दी और दवा लेने से उसको आराम आ गया। फिर करीब हफ्ते 10 दिन बाद सुबह की बात है, हंसा का स्कूल जाने का टाइम हो रहा था और अचानक से हंसा को चेस्ट में पेन होने लगा, बहुत तेज। उसने अपने मम्मी पापा को बताया तो उसके मम्मी पापा को लगा कि आज उसको स्कूल नहीं जाना है, इसलिए वो स्कूल जाने में नाटक कर रही है और उन्होंने उसको एक नॉर्मल पेन किलर देकर स्कूल भेज दिया। लेकिन इस दिन के बाद ऐसे ही 2-3 दिन गुजरे और फिर सेम वही, वो दोबारा बोलती कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है। फिर उसको पेन किलर दिया जाता और ऐसा करीबन 3-4 बार हो गया 1 महीने के अंदर अंदर ही। अब जब बार बार वो कंप्लेंट करने लगी तो घर वाले उसे हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां उसका एक्सरे करवाया तो जो एक्सरे की फिल्म आई उसके अंदर उन्हें उसके चेस्ट में कोई एक छोटी सी चीज, एक गांठ सी दिखाई दे रही थी जिसकी साइज एक लीची के बराबर होगी। सबको लगा या तो उसके कुछ खाने में आ गया है जिसके सीने के अंदर जाकर फंस गया है और शायद उसी की वजह से पेन हो रहा है। डॉक्टर ने उस चीज को देखा और उससे कहा, उसको मतलब पेन किलर दे दिया और बोला कि आप 2 दिन बाद आना, फिर हम इसको निकाल देंगे। अब ये लोग 2 दिन बाद पहुंचे और पहुंचने के बाद फिर से एक्सरे करवाया गया और जब दोबारा एक्सरे करवाया गया तो वहां पर कुछ नहीं था, उसका चेस्ट बिल्कुल क्लियर था। डॉक्टर भी शॉक था कि यार पुराने एक्सरे में तो साफ साफ कुछ दिख रहा था, ट्यूमर शेप सा कुछ था, और आज नहीं है। तो डॉक्टर ने इनके घर वालों से कहा कि हो सकता है कि दर्द की वजह से आसपास की नसें इकट्ठा हो गई हो या फिर सूजन आ गई हो और उसकी वजह से वो गांठ दिख रही हो। पेन किलर देने से वो नॉर्मल हो गई है और मुझे लगता है कि अब इसको किसी और इलाज की जरूरत है। और इस तरह से डॉक्टर से कंसल्ट करके ये लोग वापस से घर आ गए और उसके बाद वाकई में हंसा को दोबारा कभी कोई पेन नहीं हुआ
और घर पे भी सबको लगा चलो सब सही हो गया है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि कुछ भी सही नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ बिगड़ने वाला है। अगले 6 महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ और फिर हंसा की शादी की बात होने लगी। आए शादी की बात, वो तो स्कूल में थी। जी हाँ, इनका जो गांव था वहां पर छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। और शादी करने के बाद जैसा आपने देखा होगा पहले बाल विवाह हुआ करते थे, तो इस तरह से शादी कर दी, करने की तैयारी चल रही थी। प्रोसेस ये होता था कि शादी होने के बाद लड़की अपने माँ बाप के घर पे रहती थी जब तक उसका गौना नहीं होता था। तो जैसे हमारे भारत देश में होता है, कई गांवों के अंदर होता था, अब भी कई जगह होता है, बट उसमें नहीं जाते हैं। तो उसकी शादी की बात शुरू हुई। अब शादी के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। हंसा की शादी रोहित के ताऊजी के बड़े बेटे, जिसका नाम विनोद था, उनसे फिक्स करवाई गई। और ये शादी फिक्सिंग का जो पूरा सेटिंग था, मामला था, वो रोहित की मम्मी ने, यानी हंसा की बुआ जी ने करवाया था। उन्होंने ही अपनी ताऊजी से, अपनी जेठानी से कहा कि भाई आपके जो बड़ा लड़का है विनोद, उसकी शादी हम मेरे भाई की लड़की हंसा से करवाते हैं। दोनों हम उम्र है, सब एक दूसरे को जानते हैं, पूरा परिवार जानता है, बढ़िया से इनकी निभेगी। और इनके मम्मी के रिकमेंडेशन से वो लोग भी तैयार हो गए और इस तरह से इन दोनों की शादी फिक्स हो गई। अब शादी फिक्स हो गई, फिर शादी का टाइम आया और जब शादी वगैरह हुई, सब कुछ बढ़िया से निपट गया, शादी अच्छे से हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया, इनके यहाँ गोना होता है, तो शादी के तुरंत बाद विदाई नहीं हुई। हंसा शादी के बाद भी अपने घर पर ही रही और उसकी पढ़ाई चलती रही। लेकिन हाँ, ये जो शादी हो गई, सब कुछ हो गया, वो जो चेस्ट पेन हुआ था वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हंसा को बीच-बीच में कई बार हेवीनेस फील होती थी। कभी-कभी उसको नॉर्मल फीवर वगैरह आ जाता था, बट ऐसा कुछ भी एक्सट्रीम उसके साथ नहीं हो रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, सब सही चल रहा था। और फिर 3 साल के बाद हंसा के गोने का टाइम आया और वो विदा होके ससुराल आई। उसका ससुराल नारायणपुर। और जब वो अपने ससुराल आई, फिर यहां शुरू हुआ तांडव। दुल्हन के ससुराल आने के बाद इनकी फर्स्ट नाइट पर जैसे ही विनोद हंसा के करीब आने की कोशिश करने लगा, हंसा ने जोर से विनोद को धक्का दिया, जिसकी वजह से विनोद बेड से नीचे गिर गया। उस टाइम हंसा के चेहरे पर बहुत तेज गुस्सा था और वो हंसा नहीं लग रही थी। ये देखकर विनोद डर गया और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और ना बताने का एक कारण ये भी था कि फर्स्ट नाइट में ऐसा कुछ हुआ हो और अगर वो किसी को बताएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे अगर आप विनोद की जगह होते तो क्या किसी को बताते? नहीं ना? इसीलिए उसने भी नहीं बताया। अब अगली सुबह सब उठे, सब नॉर्मल था। देखो जैसे आप जानते हो गाँव में ऐसा होता है कि बहुएँ पहले उठती है, पूरे परिवार का काम करती हैं। लेकिन यहाँ हंसा सुबह 10-11 बजे सो के उठी। तब ससुराल वालों को लगा कि भाई ये तो गलत बात है। पर फिर उन्हें लगा कि यार शादी के बाद की पहली रात थी और आज पहली बार है, इसलिए किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। अब पूरा दिन नॉर्मल निकला, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगली रात को फिर वही सब हुआ। जैसे ही विनोद अपने कमरे में पहुंचा और फिर से हंसा के करीब आने की उसने कोशिश की, वैसे ही हंसा ने फिर से विनोद को जोर से धक्का दिया। और इसी के साथ साथ इस बार हंसा की आवाज चेंज हो गई और उसने बोला, मेरे पास मत आना, वरना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। अब अपनी पत्नी को ऐसी आवाज में बोलते हुए देख के विनोद डर गया। वो फिर से वहां पर जाकर चुपचाप बाजू में अपना गद्दा लगाकर सो गया। अगले दिन सुबह हंसा फिर से वही 10-11 बजे के आसपास उठी। अब जब दोबारा ये हुआ तो सबको अजीब लगने लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। एक बार और इग्नोर कर दिया कि ठीक है जाने दो, इसको समझा देंगे। अब सास तो सास होती है। जब उन्होंने देखा तो उनकी बात डाइजेस्ट नहीं हुई। तो हंसा की सास सीधी रोहित की मम्मी यानी हंसा की बुआ जी के पास आकर बोली कि तुम अपनी भतीजी को समझा दो कैसे रहते हैं ससुराल में। उन्होंने उनको सब कुछ बताया। इसके बाद रोहित की मम्मी हंसा के पास गई और उसको सब समझा देती है कि बेटा ससुराल में थोड़ा टाइम से उठते हैं, है ना, सारा घर का काम करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, चाय वाय बनाते हैं, तुम इतना लेट क्यों उठती हो। रोहित की मम्मी को भी थोड़ा अजीब लगा कि हंसा पहले ऐसी नहीं थी, यहाँ आने के बाद ही वो ऐसा करने लगी है।
खैर, रोहित की मम्मी उसको समझाकर चली गई। उनके जाने के बाद भी हंसा के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इवन चीजें और बिगड़ने लगी। 2-3 दिन के बाद हंसा की सास वापस से रोहित की मम्मी के पास आती है। वो आती है और आकर बोलती है कि मुझे लगता है कि आपकी भतीजी के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। ये कोई पागल-वागल तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तो बोलती है वो दिन में 2 से 3 बार नहाती है, हद से ज़्यादा साफ-सफाई करती है, अपने कमरे को मिट्टी से लीप दिया है और उसमें अगरबत्ती लगाती रहती है। मैंने जब उससे बोला कि बहू मिट्टी से नहीं गोबर से लीपते हैं, तो उसने बड़ी बदतमीज़ी से गुस्से में आकर मुझसे कहा कि मुझे तो चिकनी मिट्टी पसंद है और मैं तो मिट्टी से ही लीपूँगी। इतनी बदतमीज़ी से मुझसे कोई अपने घर में बात नहीं करता है। और इतना ही नहीं, महारानी ने खाना खाना बंद कर दिया है, दोनों टाइम। जैसे उसको भूख ही नहीं है। उससे पूछो, "बेटा खाना खा लो?" तो बोलती, "नहीं, पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है।" ऐसा क्या खा रही है वो, जो उसे भूख नहीं है? तुम अपनी भतीजी को समझाओ, थोड़ा ठीक से रहे, ये उसका मायका नहीं ससुराल है। अब ये सब सुनकर रोहित की मम्मी उसके पास वापस गई और उससे पूछा कि बेटा तू खाना क्यों नहीं खाती है? तो हंसा बोलती है कि मेरा पेट भरा रहता है, मैं सपने में सब कुछ खा लेती हूँ, मुझे सब मिलता है। ऐसा सपना आता है कि सब कुछ असली में हो रहा है। आप मानोगी नहीं बुआ, मुझे खाने में चिकन बिरयानी, रसगुल्ला और तरह तरह की मिठाई सब खाने को मिलती है। कोई है जो आकर देकर जाता है। तो उसकी बुआ ने पूछा, कौन देकर जाता है? और इसके बाद जो हंसा ने बताया, उनसे इनका भी दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि काले रंग की परछाई सा कोई आता है। उसका फेस तो नहीं दिखता, बस एक परछाई सी दिखती है। वो आकर मुझे सब कुछ देकर जाता है और मैं ले लेती हूँ, खाती हूँ और मेरा पेट भर जाता है। और बुआ इतना ही नहीं, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, तो मैं बस आँख बंद करके अपने पर्स में हाथ डालती हूँ और उसमें से जितने चाहिए उतने पैसे आ जाते हैं। जैसे कोई मेरे लिए पर्स के अंदर रख के जाता है। और ये बताकर वो बहुत खुश हो रही थी। अब ये सब सुनकर रोहित की मम्मी यानी हंसा की बुआ जी बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गई। उन्होंने ये सब बातें सुन के उसे समझाया, बेटा ये बात यहाँ तेरे ससुराल में किसी और को मत बताना और तू अपना ध्यान रख और ससुराल में थोड़ा ठीक से रह और थोड़ा बहुत खाना खा लिया कर। इसके बाद वहां से उठी और थोड़ी कंफ्यूज सी होके कुछ सोचते सोचते हंसा के घर से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगी। तो जाते जाते उनकी नजर हंसा के कमरे के पीछे की साइड वाली जमीन पर पड़ी। वो उनके घर के रास्ते में ही था और उन्होंने देखा कि उसकी खिड़की के पीछे बहुत सारे मिठाई के डब्बे और खाने का कचरा पड़ा हुआ था। ये सब देखकर उन्हें हंसा की बात याद आई। उन्हें लगा कि वो जो कह रही है वो गलत तो नहीं है। वो सिर्फ एक सपना नहीं देख रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये सोचते हुए वो अपने घर चली गई। अगले दिन ही रोहित की मम्मी ने रोहित के बड़े भाई को हंसा को बुलाने के लिए भेजा। जब वो हंसा को बुलाने गया तो उसने देखा कि हंसा अपने बेड पर बाल खोलकर बैठी थी। वो जाकर उससे बोलता है, दीदी मम्मी बुला रही है आपको, घर पे चलो। अब यहाँ हंसा ने आने से मना कर दिया और एक अजीब सी आवाज में बोली, बुआ को बोल दो यहाँ आने के लिए। रोहित का भाई को ऐसा कुछ पता नहीं चला। उसने ध्यान भी नहीं दिया उसने कैसा क्या बोला। उसे लगा उससे मजाक कर रही है। वो गया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी हंसा तुझे बुला रही है, वो खुद नहीं आ रही है, तू मिल के आ जाना। फिर इनकी मम्मी गई हंसा के पास। तो हंसा बाल खोलकर बैठी थी। इनकी मम्मी उसकी साइड में जाके बैठ गई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, मैंने बुलाया था, तू आई नहीं? फिर हंसा ने इनकी मम्मी की तरफ देखा तो हंसा की आंखें बड़ी बड़ी और बिल्कुल लाल दिख रही थी, उनके अंदर खून उतरा हुआ हो। इनकी मम्मी को कुछ डाउट आया, इसके ऊपर कुछ तो है, क्योंकि अब वो हंसा की हर बात और हर हरकत को नोटिस कर रही थी। उन्होंने उसकी आंखों के उस लुक को इग्नोर करते हुए उससे कैजुअली पूछा, क्या हुआ बेटा, सोई नहीं रात को, आंखें लाल हैं और ये बाल खोल के क्यों बैठी है, क्या हुआ?
कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? हंसा ने उनकी बात का कोई आंसर नहीं दिया। बस वो इन्हें अजीब तरीके से घूर रही थी। तो इनकी मम्मी ने बिना किसी से कुछ कहे वो उठी और अपने घर की तरफ वापस चल दी। और फिर उसी दिन शाम के करीबन 4-5 बजे जो हंसा का घर था वो ऑलमोस्ट खाली था। घर के कुछ लोग खेत में गए थे और बाकी सब अपने-अपने काम पर थे। घर पर थी बस हंसा और उसकी छोटी ननद जिसका नाम कलावती था। जब कलावती अपने कमरे में कुछ कर रही थी तो उसे किसी के गुर्राने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर जब वो बाहर गई तो उसने देखा हंसा नीचे आंगन में बैठी है, बाल खोल के अपने आंखें बड़ी-बड़ी करके, और वो गुर्राने की आवाज निकाल रही है। ये देखकर कलावती डर गई और दौड़ के सीधा रोहित की मम्मी के पास आई। और आते ही वो उनसे बोलती है, जल्दी चलो जल्दी, देखो भाभी को क्या हो गया है। उसकी हालत देखकर, उसकी आवाज में उस इमरजेंसी को देखकर इनकी मम्मी दौड़ते हुए उसके साथ गई और देखा कि वो ऐसी हरकतें कर रही है। तो वहां पहुंचकर उन्होंने सीधा हंसा से पूछा, कौन हो आप? रोहित की मम्मी को अब ये क्लियर हो चुका था कि हंसा के ऊपर कोई ऊपरी साया है। दूसरी बात, इनकी मम्मी को डर नहीं लगता था और उन्हें शक तो हो ही चुका था। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, कौन हो आप? हंसा कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस झूम रही थी और झूमते झूमते वो गुर्राने की आवाज निकाल रही थी। अब ये देखकर इनकी मम्मी ने इनके सारे ससुराल वालों को कॉल किया और सबके सब लोगों को घर पर बुलाया। इसके बाद इनकी मम्मी ने इनके गांव में रहने वाले एक मौलवी साहब को फोन किया। तो मौलवी साहब से जब उनकी बात हुई तो उन मौलवी साहब ने बताया कि वो तो अभी अजमेर आए हुए हैं किसी काम से, हफ्ते भर बाद वो लौटेंगे। इतनी ही देर में सारे घर वाले घर पर आए और सबके सब लोग इकट्ठा हो गए। वो जो मौलवी जी थे उन्होंने फोन पर ही बता दिया कि एक काम करो, 4 अगरबत्ती लगा दो और एक चादर बिछा दो और उससे पूछो कौन है, तो वो बताएगा। फिर इनकी मम्मी ने वो मौलवी साहब के कहे अनुसार एक चादर बिछाई, 4 अगरबत्ती लगाई और उसे बिछाते ही हंसा अपने आप आकर उस चादर पर बैठ गई। ये देखकर सबके सब हैरान रह गए। कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। फिर इनकी मम्मी ने उनसे पूछा, कौन हो आप? कहां से आए हो? इसके ऊपर क्यों आए हो? और इसकी क्या गलती है? उनके इतने सवाल पूछने पर भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, एक और बार पूछा, और बार-बार पूछने के बाद हंसा ने एक भारी सी आवाज में जवाब दिया, हम 3 लोग हैं। मेरा नाम रंजीत है। जब ये स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया था। बाल खुले थे, मेकअप किया हुआ था। तो हम आ गए इसके ऊपर, हम 3 जन हैं। उसकी ये बात सुनकर फिर इनकी मम्मी ने पूछा, कौन-कौन हो तुम? तो बोला कि मेरा नाम रंजीत है, मेरे साथ एक और है, उसका नाम है अखिलेश, और हमारे साहब हैं, उनका नाम है अशरफ अली। जो कुछ चल रहा था सबके सामने चल रहा था और सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड थे। फिर इसकी बात खत्म होने के बाद आगे इनकी मम्मी ने पूछा, तुम कैसे मरे? तो रंजीत ने उनकी बात का जवाब दिया। उसने कहा कि मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी और मुझ में एक दिन बहुत तेज झगड़ा हुआ और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। पिताजी ने बोला कि जाओ बहू को लेकर वापस आओ, मतलब बहू को वापस लेकर आओ, ये लड़ाई वगैरह तो चलती रहती है। अपने पिताजी की बात मानकर मैं अपने ससुराल गया और वहां जाकर उनसे कहा कि भाई मेरी बीवी को वापस भेज दो। तो ससुराल वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। उनसे मेरी बहुत तू तू मैं हुई, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, एक आखिरी बार मैं अपनी बीवी से ये सुनना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी बीवी से बात की तो उसने भी बोल दिया कि मैं अब तुम्हारे घर कभी भी नहीं आऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। एक छोटी सी बात पर वो मुझसे नाराज हो गई और मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने वहीं चौराहे वाले बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और तब से वहीं भटक रहा था। जैसे उसने अपनी बात कंप्लीट की, इनकी मम्मी ने पूछा, ये अखिलेश कौन है? अखिलेश को बुलाओ। फिर हंसा वापस से बोली, थोड़ी आवाज बदल के, मैं अखिलेश हूं। तो इनकी मम्मी ने पूछा,
तुमको क्या हुआ था? तो उसने जवाब दिया, मैं 12वीं क्लास में फेल हो गया था और इस वजह से मैंने जहर खाकर जान दे दी। इसके बाद इनकी मम्मी ने पूछा, तीसरा? तीसरा कौन है? सैफ अली? तो फिर वो उधर से बोलता है, वो हमारे साहब हैं, उनका नाम है अशरफ अली। तो इनकी मम्मी ने बोला, ठीक है, उनको बुलाओ, उनसे बात करनी है। इतना बोलने के बाद हंसा की आवाज और ज्यादा भारी और गहरी हो गई और फिर वो बोली, मेरा नाम अशरफ अली है और मैं एक जिन हूं। ये बोल के हंसा ने चारों तरफ गुस्से से देखा और ये सुनते ही भाई साहब सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन लोगों ने जिन के बारे में सुना तो था, लेकिन इनका खुद का सामना एक जिन से हो जाएगा, ये इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। पूरे घर में एक बार के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। इसके बाद दोबारा इनकी मम्मी बोली, आप क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को? क्या गलती की है इसने? आप इसे छोड़ दीजिए और चले जाइए। जब उनकी मम्मी ने ये बात बोली, तो हंसा के अंदर बैठा वो जिन मुस्कुरा दिया। वैसे क्या आपको लगता है कि एक जिन सिर्फ इतना बोलने से चला जाएगा? नहीं ना। वो बोला, मैं नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो इसको लेकर जाऊंगा। इसकी शादी तो आज हुई है, लेकिन मैं इसके साथ इसकी शादी से पहले हूं। इसके बाद इनकी मम्मी ने पूछा, तुम इसके ऊपर आए कैसे? तो फिर उस जिन ने बताया कि मैं भी उसी चौराहे वाले बरगद के पेड़ पर रहता था। उस दिन जब ये आई तो मैं भी इसके साथ हो लिया और ये दोनों, रंजीत और अखिलेश, मेरे साथ ही रहते हैं, हमेशा मेरी सेवा करते हैं और अब ये भी मेरी सेवा करेगी। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। फिर इनकी मम्मी बोली, आप जाने का क्या लोगे? चले जाओ, क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो? अब इंसान तो इंसान है, वो उनसे ऐसे निगोशिएट कर रही थी जैसे एक इंसान से करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पास उस जिन को देने के लिए था ही क्या। एक जिन पैसे से खरीदा जा सकता है? खैर, वो बोला, नहीं जाऊंगा, इसको लेकर ही जाऊंगा, मुझे पसंद है ये। इसके बाद वो फिर बोला, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, और फिर वो लोग उसके ऊपर से चले गए और हंसा वहीं धीरे धीरे बेहोश हो गई। इसके बाद हंसा को बेड पर सुलाया गया और उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। फिर ऐसे ही रात हुई, फिर अगली सुबह पूरा दिन नॉर्मल निकला, लेकिन फिर से वही 4-5 बजे शाम को वो तीनों के तीन लोग फिर से हंसा पर आ गए। एक बार फिर घर के सब लोग इकट्ठा हुए और फिर से वही सब हुआ। जब उससे बोला गया तो उसने एक ही जवाब दिया, नहीं जाऊंगा, इसको लेकर ही जाऊंगा। और ऐसा ही 3-4 दिन तक चलता रहा। रोज शाम में वहां पे एक सभा लगती जिसमें हंसा के ऊपर वो तीनों आते, अगरबत्ती लगाई जाती, चादर बिछाई जाती और वो खेलते परिवार वालों के साथ और हंसा के साथ और फिर चले जाते। अब जब ये सब चल रहा था तो हंसा की सास यानी रोहित की मम्मी की जेठानी इनकी मम्मी को बहुत बुरा बोली। कहा कि कैसे लड़की हमारे पल्लू पे बांध दी है तूने, तुम्हें पहले से ही सब पता था और मेरे भोले भाले बेटे को फंसा दिया है तुमने। ये जिन विन भूत के चक्कर तो हमने आज तक नहीं देखे, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हें पहले से पता था, तभी तो तुम आराम से बैठकर उससे बात कर रही हो। पहले ही बता देना चाहिए था तो हम शादी ही नहीं करते। तुम्हारे कहने पर ही हमारे बेटे की शादी हमने इस लड़की से करवाई है। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। ये सारी बातें सुनकर इनकी मम्मी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो सब चुपचाप सुनकर आ गई। अभी उनकी प्रायोरिटी हंसा को बचाना था। फिर उसी दिन शाम को 4 बजे वो लोग फिर से आए। फिर से इनकी मम्मी ने जिनसे दोबारा बात की, उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि छोड़कर चले जाओ इसको। सब कुछ बताया कहानी कि मेरी वजह से इन दोनों की शादी हुई है, तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, चले जाओ, ये बच्ची परेशान है, हम सब घर वाले परेशान हैं, इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और उधर वो जिन जाने को तैयार नहीं था, वो मान नहीं रहा था कि वो इसको छोड़कर चला जाएगा।
लेकिन तब सारे घर वाले रोने लगे। सबने उस जिन से बहुत रिक्वेस्ट किया और तब उसके बाद उस जिन ने कहा, ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन इन दोनों का इलाज तुमको करना पड़ेगा, रंजीत और अखिलेश का। वो जिन जाने को मान गया। शायद वो एक अच्छा जिन था, वरना आप जानते हो एक जिन इतनी आसानी से किसी को भी नहीं छोड़ता है। पता नहीं उस जिन को क्या जचा, उन लोगों के रोने से उसका दिल पसीज गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो उसके शरीर को छोड़कर चला गया। सब शांत हो गए और हंसा फिर से बेहोश हो गई। फिर अगले दिन सबने सोचा कि इसको नेपाल ले जाते हैं, इसके मायके। क्यों? क्योंकि उनके गांव में एक देवी थी जिनको बड़की माई कहते हैं। तो वो अभी नेपाल में ही थी, उनके गांव में। तो वहां होता क्या है ना कि जो भी पजेस्ड लोग होते हैं वो लोग उधर जाते हैं और वहां उनको आराम मिलता है, मुक्ति मिलती है। वहां पर भूत प्रेत आत्माओं सबका इलाज होता है। तो अगर आप नेपाल से हैं और आप इस जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसीलिए इनकी मम्मी ने भी सोचा कि हंसा को भी उधर ही लेकर जाते हैं। तो रोहित की मम्मी, रोहित, ये सब लोग उसी दिन हंसा को लेकर निकल गए नेपाल के लिए और 3-4 घंटे में वो लोग वहां पर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हंसा के घर वालों को सब कुछ बताया गया और फिर नेपाल में हंसा को शाम को बड़की माई के वहां लेकर गए। अब वहां पर एक करीबन 10-11 फीट लंबा एक कुंड सा बना हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे अंगारे सुलग रहे थे। तो वहां की प्रथा यह है कि जो भी लोग पीड़ित होते हैं, जिनके ऊपर ऊपरी बाधा होती है, उन्हें उन अंगारों पे से चलकर जाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी दोष है तो आपके पैर नहीं चलेंगे। अगर आप नॉर्मल हो, नाटक कर रहे हो, तो पहला कदम रखने से पहले ही आपके पैर जलना शुरू हो जाएंगे और आप शायद आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है या फिर नहीं, लेकिन जैसा रोहित ने हमारे साथ शेयर किया है, मैं एग्जैक्टली आपको वैसा ही बता रहा हूँ। तो हंसा को भी वहीं ले जाया गया और उसको भी यही बोला करने को। और फिर हंसा ने सबकी आंखों के सामने आग पर चलना शुरू किया और उसके चेहरे पर कोई दर्द, कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक मुस्कान थी। और फिर रंजीत और अखिलेश भी उसके शरीर से चले गए। इस प्रोसेस के बाद हंसा बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद उसे कोई तकलीफ नहीं आई और इसके बाद वो वापस से अपने ससुराल आई और अब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी कंटिन्यू कर चुकी है। रोहित ने यहाँ पर एक और बात बताई है जो उसकी बहन हंसा ने उसे बताई थी कि वो जिन जो उसे पैसे दिया करता था, उस पैसे से हंसा ने एक मंगलसूत्र बनवाया था और वो मंगलसूत्र आज भी हंसा के पास है, शायद उस जिन की निशानी के तौर पर। हंसा को शायद ये नहीं पता था कि उसके शरीर में 2 और आत्माएं हैं, लेकिन उसे ये पता था कि एक कोई एंटिटी है उसके पास, कोई ऐसी चीज है जो उसे बहुत अच्छा अच्छा खाने को लाकर देती थी और उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देती थी। तो ये थी कहानी हंसा की, जिसके साथ शादी से पहले एक जिन हो लिया था, लेकिन शायद वो एक अच्छा जिन था जो घर वालों के गिड़गिड़ाने पर और इस लड़की की जिंदगी को देखकर उसे छोड़कर चला गया। वरना कभी कभी तो ऐसे केसेस होते हैं कि चाहे अपना सर काट के रख दो, लेकिन जिसे वो चाहता है उसे किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाता है। वैसे आपके पास अगर कोई ऐसा जिन आ जाए तो आप उसे अपने शरीर से दूर करना चाहेंगे या नहीं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हनुमान, जय श्री राम।